सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 561 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले पार्थ चौधरी, योगेश एंड मोहित गेमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफ एंड सिल्वर डीमंस। तो चलिए अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है। गुस्से में ल्यूजी को घूरते हुए अपनी काउंटिंग को आगे बढ़ाते हुए 3 कहता है। वेनेवलियन भी ज़ूफेन को ल्यूजी को ना मारने के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन तभी ल्यूजी खुद ही ज़ूफेन से कहता है कि रुको रुको रुको, मेरे पास वो जहर का एंटीडोट है, ये लो इसी बोतल के अंदर उसका एंटीडोट है। इतना कहते हुए फिर ल्यूजी उस एंटीडोट की बोतल को ज़ूफेन को दे देता है। तो एंटीडोट की बोतल को लेने के बाद में ज़ूफेन भी ल्यूजी को पीछे की ओर फेंक करके उसे छोड़ देता है। तो अभी तो एंटीडोट को देख करके तो वेनेवलियन भी हैरान होते हुए उससे पूछते हैं कि ल्यूजी, क्या तुम्हारे पास ऑलरेडी ये एंटीडोट था? इधर ज़ूफेन तो उस एंटीडोट को लेने के बाद में आगे किसी से कुछ नहीं कहता और बस उनकी साइड से निकल करके वहाँ से जाने लगता है। बाकी सभी लोग पीछे खड़े ल्यूजी की ओर ही देख रहे होते हैं। लेकिन तभी साइड पर जब ज़ूफेन जाने ही वाला होता है तभी ज़ूफेन को कोई आवाज लगाता है और कहता है कि ज़ूफेन, लॉन्ग टाइम नो सी, काफी समय हो गया हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा है। तो अब इसी के साथ में ज़ीटियन पेड़ के पीछे से दोनों लड़कियों के साथ में ज़ूफेन के सामने आता है और आगे कहता है कि जब से एसोटेरिक डिबेट में निंगर के साथ में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद में मैंने तुम्हें कभी भी इतना ज्यादा अनकंट्रोल, इतना ज्यादा बेकाबू नहीं देखा। लगता है कि एडिफिस लॉर्ड चू ने तुम्हें लेकर के कुछ न कुछ प्रोग्रेस तो की है। तो अब ज़ीटियन को वहाँ पे देख करके ज़ूफेन भी उससे कहता है कि ज़ीटियन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुम भी यहाँ पर टियानी को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हो? तो ज़ीटियन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, जब तुमने मुझे उन सभी सेक्टों के लोगों के बीच में नोटिस नहीं किया तो तब मुझे तुम्हारे अहंकार और तुम्हारा ओवरवेलमिंग सेल्फ एरोगेंस क्लियरली दिखाई देने लगा। और जरा देखो तो सही, इतने सालों में तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। और ज़ूफेन, क्या तुम्हें मेरा पुराना टारगेट, मेरा पुराना गोल याद है? जब तुमने वहाँ पर टियानी में सब कुछ खत्म हो जाने के बाद में टियानी को छोड़ दिया था, तो ठीक तुम्हारे बाद मैंने भी टियानी को छोड़ दिया था। अब इस समय मैं स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ और मिडिल 3 सेक्टों के बीच के कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए आया हूँ, इसमें कि अब मैं तुम्हारे साथ भी फाइट करने का इंतजार करूंगा। तो ज़ीटियन की बात सुनने के बाद तो ज़ूफेन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और सिर्फ उसे देखता है, जिसके बाद में वो ज़ीटियन के सामने उस एंटीडोट को लाते हुए उससे कहता है कि चलो अब उन सब बातों को फिलहाल के लिए साइड पर रखो और इस काम में मेरी एक छोटी सी मदद करो। ज़ीटियन से इतना कहने के बाद में फिर ज़ूफेन उस एंटीडोट को ज़ीटियन को दे देता है। तो उस एंटीडोट को लेने के बाद तो ज़ीटियन भी पहले थोड़ी देर के लिए हैरान होता है और फिर ज़ीटियन ज़ूफेन से कहता है कि हमेशा की तरह एक्सट्रीम सावधानियां बरतते हुए और खुद की फीलिंग्स को ना उजागर करते हुए तुम ये सारे काम खुद नहीं करते हो, तो ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए इस एंटीडोट को उसे डिलीवर जरूर कर दूंगा। इतना कहते हुए फिर ज़ीटियन वहाँ से वापस जाने लगता है। लेकिन फिर दोनों लड़कियों से कहता है कि तुम दोनों के बारे में क्या, आखिर तुम दोनों मेरे साथ क्यों नहीं आती? और तुम दोनों भी तो अभी तक एडिफिस लॉर्ड चू से नहीं मिली हो, है ना? कम ऑन, अगर तुम अपने दुश्मन और अपने बारे में अच्छी तरीके से जानते हो तो तुम निश्चित रूप से ही जीतोगे। इतना कहते हुए फिर ज़ीटियन स्विंगर और योंगनिंग को अपने साथ ले जाता है कि पीछे ज़ूफेन वहीं पे खड़ा होने जाता हुआ देख रहा होता है और फिर थोड़ी देर होने जाता हुआ देखने के बाद में वो भी दूसरी ओर मुड़ता है और फिर वहाँ से बड़ी तेजी से कहीं के लिए उड़ जाता है कि पीछे खड़े वेनेवलियन गुस्सा करते हुए ल्यूजी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि इडियट, क्या तू इतना ज्यादा बेवकूफ और अंधा है जो कि तुझे ये भी नहीं देखा कि ज़ूफेन उस लड़की को लेकर के कितना ज्यादा क्रेजी है, लेकिन फिर भी तूने उसके ऊपर पीछे से हमला कर दिया और ये सब करने के बाद में वो तो तू यहाँ पर काफी ज्यादा लकी निकला, जो कि ज़ूफेन के हाथों में आने के बाद में यहाँ पर वन पीस में जिंदा रह गया। तो ल्यूजी भी कहता है कि मगर लेकिन उन दोनों डबल ड्रैगन मैनर में अंदर आने से पहले नहीं कहा था कि अंदर पहुंचने के बाद में वो अपने रिश्ते को तोड़ देंगे? और क्या उन दोनों ने ये नहीं कहा था कि जब अगली बार वो दोनों मिलेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे और अपनी अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे? तो क्विलैंग भी ल्यूजी से कहता है कि उन्होंने अपने मुंह से ये कहा तो था, लेकिन उनके सीने में धड़क रहा दिल वो कुछ और कह रहा था। और इस दुनिया में जब एक मर्द अपनी पसंदीदा औरत से मिलता है तो वो जो कहता है और जो वो अंदर से फील करता है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और क्या उस लड़की ने भी तुम्हें स्टीवर्ट जू की वजह से ही नहीं छोड़ा था? और उस लड़की की वजह से स्टीवर्ट जू ने भी तो तुम्हें लगभग मार ही डाला था। तो उनकी इस चीज को कहते हैं कि कहना कुछ और
और करना कुछ और इन चीजों में कंफ्यूज होकर के तुम तो मौत से टकरा ही गए थे। तो क्विलिंग की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो ल्यूजी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अरे भाड़ में जाए वो साले, आखिर फिर वो इस तरीके से दिखावा क्यों कर रहे हैं और आखिर मुझे उनके इस दिखावे, उनके इस डुप्लीकेसी के चक्कर में क्यों पिसना पड़ा। और वेंडिवल, मैं तो बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी ही एडवाइस को फॉलो कर रहा था। आपने ही तो हमसे ये कहा था कि उन बास्टर्ड के प्रति रूथलेस बनो और मैं तो बस वहाँ पर आपकी बातों का ही तो पालन कर रहा था। तो वेनेवलियन कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम इस सब चीजों का दोष मेरे ऊपर नहीं थोप सकते। मैं तो वहाँ पर बात कर रहा था कि बाकी के सभी दूसरे लोगों के बारे में, और मुझे पता था कि उस फॉर्मेशन में मेन लड़की वही थी, लेकिन फिर भी मैंने स्पेसिफिकली उस लड़की के बारे में कुछ नहीं कहा था। तो क्या तुम खुद ही ये सब दिमाग नहीं लगा सकते थे कि मैं सिर्फ उस लड़की को छोड़कर के बाकी के सभी लोगों के बारे में कह रहा हूँ। चलो मेरा छोड़ो, क्या तुम जूफेन के बारे में भी जरा भी नहीं सोच सकते थे? और जूफेन तो एंड पे बिल्कुल सही कह रहा था। वो काफी लंबे समय से वहाँ पे खड़ा तुम्हें सहन कर रहा था। उसने यहाँ तक पहुँचने में तुम में से किसी के साथ भी कुछ नहीं किया, इसलिए बाकी सब कुछ तो वो नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन इस बार तुमने उसकी उसी जगह पर हमला किया है जहाँ पे कि उसे सबसे ज्यादा दुख पहुँचता है। और क्या तुमने क्लियरली ये नहीं देखा था कि उस लड़की के लिए वो यानमो से भी किस तरीके से निपटा? तो तब क्विलिंग भी वहाँ से उससे कहता जाता है, हाँ इस बार तुम्हें वही मिला जो तुम्हें मिलना चाहिए था, क्योंकि एक आदमी और एक औरत के बीच के मामले में बाकी किसी तीसरे का शामिल ना होना ही बेहतर है, वरना तो उसका एंड बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होगा। तो उन सब लोगों से ताने सुनने के बाद में उसी भी जूफन से पिटने के बाद में दर्द में जैसे जैसे उन लोगों के पीछे आने लगता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है कि हे भगवान, उस कमीने को नर्क में ले जाओ। जूफन, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें इस बात के लिए एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगा, और साला तुम सब लोग भी मेरा इंतजार करना। इधर इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन वहाँ का दिखाया जाता है जहाँ पे कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग रुके होते हैं। तभी सभी लोग वहाँ पर किंग चेन को देखने के लिए आए होते हैं और उससे पूछते हैं कि किंग चेन, अब आखिर आप कैसी हो? किंग चेन तो अभी भी ल्यूजी को जहर से निपट रही होती है और हालांकि उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन फिर भी उस प्रॉब्लम को सहते हुए अपने आप को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रही होती है ताकि उस जहर का असर थोड़ा कम हो सके। जबकि इधर किंग चेन की ऐसी हालत को देख करके तो यंग मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि उस कमीने डिमोनिक कल्टीवेटर ने छुप करके किंग चेन के ऊपर पीछे से हमला किया और वो भी इतनी भारी मात्रा में। येलो हेयर वाली लड़की डेनर भी किंग चेन के लिए परेशान होते हुए कहती है कि हम लोग तो ये भी नहीं जानते कि सिस्टर किंग चेन ठीक होंगी भी कि नहीं। उन्होंने कई सारी हीलिंग पिल्स और एंटीडोट को खाया है, लेकिन फिर भी कुछ भी चीज इनके ऊपर काम नहीं कर रही है। तो तब उनके एलएच-1 कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोगों को इतना ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। मैंने किंग चेन की जांच की है और मुझे पता चला है कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है और ये एक डबल ट्रैंग मैनर है और यहाँ पर कोई कैसे एक हत्या का साहस कर सकता है, लेकिन उसकी वजह से बस इन कुछ दिन किंग चेन को काफी ज्यादा परेशानी और दर्द को सहना पड़ेगा। तो यंग मास्टर भी गुस्से में कहता है कि उन कमीने डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने जूनियर सिस्टर किंग चेन को कितना ज्यादा कष्ट पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं उनकी इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलने वाला और कभी भी उन्हें नहीं माफ करने वाला। इधर वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके रूम का गेट खुलता है और तब उनका एक डिसाइपल आते हुए एल्डर को बताता है कि यंग मास्टर एल्डर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के डिसाइपल जीटी यांगशन यहाँ पर विजिट के लिए आए हैं। तो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का नाम सुनकर तो यंग मास्टर भी कहता है क्या कहा, वो तो मिडिल 3 सेक्टों का फर्स्ट नंबर का सेक्ट है। तो तब एल्डर भी उससे पूछते हैं अगर मिडिल 3 सेक्टों के फर्स्ट नंबर के सेक्ट में से कोई यहाँ पर किस लिए आया है। जीटी यांगशन का नाम सुन रहे हो तो किंग चेन उन्हें बताती है कि कोई बात नहीं, उसे यहाँ पर अंदर आने दो, वो बंदा भी मेरा टियानियो का पुराना दोस्त है और मेरे ख्याल से वो यहाँ पर मुझे देखने के लिए आया होगा। किंग चेन की ये बात सुनकर तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के यंग मास्टर को फिर से एक झटका लगता है। उससे मैं अपने दांत पीसते हुए कहता है कि साला एक और पुराना दोस्त आ गया इसका। इसके बाद फिर वो यंग मास्टर चिल्लाते हुए उस बंदे से कहता है कि जूनियर सिस्टर किंग चेन इस स्टेट पर किसी भी गेस्ट से नहीं मिल सकती है, तो इसलिए उनसे कह दो कि बेहतर रहेगा कि वो लोग अभी इससे ना मिले। लेकिन तभी उसके एल्डर उसे रोकते हुए कहते हैं कि रुकिए यंग मास्टर, आप भूल रहे हैं कि उस बंदे के पीछे उसका स्वॉर्ड गॉड सेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर उस बंदे को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर रहेगा कि वो यहाँ पर किसी भी दिक्कत के यहाँ पर इससे मिलने के लिए आ जाए। तो इधर एल्डर की ये बात सुनकर तो यंग मास्टर को ना चाहते हुए भी एल्डर की बात माननी पड़ जाती है और फिर तभी जीटियांग को अंदर बुलाया जाता है। इसके बाद जीटियांग योंगनिंग श्वेंगर अंदर आते हैं। अंदर आते ही जीटियांग चेंग सिस्टर चूचू से कहता है एडिफिस लॉर्ड चू, काफी समय हो गया आपको नहीं देखा, तो मुझे बताएं क्या आप ठीक हैं?